बात सच है कि हम लोग एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है और सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे डेली वेज वर्कर्स, जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं रोजगार के लिए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। गिव इंडिया, एक्शन एड और हेलो लाया है मैं भी कोविड वॉरियर, एक इनिशिएटिव जिसमें हम सब साथ आए और कोविड-19 से लड़े। सो जॉइन द कॉज एंड सपोर्ट आवर डेली वेज वर्कर्स। जय हिंद। एक दिन राधिका और उसकी सास को घर पर अकेले रहना पड़ गया था। तब विजय जाते जाते कहता है, सुनो, ताला लगा के सोना, अच्छे से खिड़की दरवाजे चेक कर लेना और मम्मी का बीपी भी चेक कर लेना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से जाइए शादी में, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। और अपना ख्याल भी रखना। हाँ जी, अपना भी रखूंगी। अब जाइए ना आप। थोड़ी देर बाद गांव में जीप पर लगे एक स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। जीप वाला आदमी कहता है, सुनिए सुनिए, गांव में चोरी होने की वारदातें काफी बढ़ गई है, इसलिए सावधानी बरतें। अपनी खिड़की दरवाजे सही से बंद कर लें। अरे राधिका, सुना तुमने? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। नहीं मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं और कुछ भी होता है तो पुलिस का नंबर तो है ही मेरे पास। अच्छा, मेरी तो सांसें तेज चल रही है बेटा। एक तो ये विजय भी घर पर नहीं है। मम्मी जी वो भी जल्दी आ जाएंगे, मेरी अभी फोन पर बात हुई थी। आप बस रिलैक्स रहिए। उधर दूसरी तरफ दो चोर रात में गांव में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों सास बहू अकेली है उस घर में। अच्छे से पता लगाया नो? हाँ, कोई और नहीं है घर पर। अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। अरे वाह, अब आएगा मजा। देर रात को जब सब कुछ सुनसान होता है, दोनों चोर गांव की तरफ निकल जाते हैं। अरे कौन सा घर है? वो कोने वाला, तुम बस मेरा पीछा करो। ठीक है। दोनों दबे पांव बचते बचाते राधिका के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। ये सास बहू बड़ी चालाक है, कितना कस के सब बंद किया हुआ है, एक भी खिड़की नहीं खुल रही। चोर खिड़की खोल ही रहा होता है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है और चोर डर जाता है। राधिका की सास भी चौंक कर उठ जाती है। राधिका भी उठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? घबराइए मत, मैं आपके पास ही हूँ। तुमने कुछ आवाजें सुनी? माँ जी बस बिजली कड़की है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। राधिका जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है, उसे खिड़की से चोर की परछाई दिखती है। ये देखते राधिका थोड़ा घबरा जाती है। वो अपनी सास को इशारा करती है। उसकी सास भी चोर को देखकर डर जाती है। शांत हो जाइए मम्मी जी। श्श। अरे मगर कैसे बेटा? हे भगवान, विजय को फोन लगा बेटा। माँ जी इस वक्त अचानक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, मैं कुछ करती हूँ, आप बस शांत रहिए। उधर चोर अपने काम में लगा हुआ है, वो सब सामान देख रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है, सुनिए जी, देखिए तो खिड़की के पास कोई है, मुझे लगता है चोर है। अरे इसका पति तो घर पर है। नहीं, वो बाहर गया हुआ है, मैंने उसे खुद बस से जाते हुए देखा था। तो ये बातें किससे कर रही है? राधिका जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए ना बाहर, मुझे पक्का शक है कि घर में कोई घुस आया है। अरे लगता है इसका पति आ गया है, ये दोनों अकेली नहीं है। भोलू की जानकारी तो गलत थी, भागो। चोर घबराकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी एक चोर का पांव फिसल जाता है, मगर वो फिर से जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है। वो गली के कोने तक पहुंचने ही वाला होता है कि पुलिस उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। अरे रुको तो, किधर भाग रहे हो दोनों? कब से तुम दोनों की तलाश थी हमको? साहब छोड़ दो हमको साहब। हमने कुछ नहीं किया।
अच्छा, तो इतनी रात को क्या यहाँ जॉगिंग करने आए थे? हवलदार, दोनों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तभी पीछे से राधिका भी आ जाती है। मैम, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर सभी आपके जैसे नीडर नागरिक हो तो कितना अच्छा हो। सर, आपको मेरी सासू माँ ने फोन किया था, उनका ही आइडिया था ये। हाँ, और चोर को डराने का आइडिया तो राधिका का था। बहुत ही समझदार और नीडर है मेरी बहू। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन चोरों को पकड़वाकर देश की मदद की है। और हाँ, पुलिस स्टेशन आकर अपना इनाम जरूर से ले लीजिएगा। और अगले दिन विजय शहर से आ जाता है। वो अखबार में तस्वीर देखता है जिसमें राधिका और माँ इनाम ले रहे होते हैं। माँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? अरे ना बेटा ना, जब तक राधिका साथ है तकलीफ कैसी। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधिका, तुम बहुत ही समझदार हो। 3 बेटियां। सरिता के घर में 3 बेटियां थीं। 2 नौकरी करती तो एक पढ़ाई। अरे दवाई खत्म हो रही है, कोई है जो लेकर आएगा? तभी बड़ी बेटी रिया आ जाती है। हाँ पापा, ये रही आपकी दवाई। अभी खत्म होने में वैसे 2 दिन बाकी है। 2 दिन पहले ना बोले तो कौन सुनेगा? चिल्लाना तो पहले से पड़ता है ना कि सामान खत्म है। अच्छा, जल्दी से छोटी चाय बना दे दीदी के लिए। जी माँ। और हाँ, पकोड़े तल लेना, बारिश का मौसम है, मजा आ जाएगा। मैं बाजार से आलू ले आती हूँ माँ, खत्म हो रहे हैं। घर का सारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दोनों बेटियां पढ़ाई के बाद नौकरी कर रही थी और छोटी पढ़ाई, पिता की पेंशन और अपना मकान। लेकिन पास की कमला चाची। और रियासिया की माँ, तुम लोगों को कितने सालों से देख रही हूँ, परेशान ही देखा। भगवान एक बेटा दे देता तो। अब किसी जन्म का कर्म खराब रहा होगा चाची, जो लड़का नहीं हुआ। वैसे काश एक लड़का हो जाता। पास छोटी बैठकर पढ़ रही थी। वो माँ की बात सुनकर किताब बंद कर देती है और खिड़की में खड़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर रवि, जो कि पास ही में रहता है। अरे छुटकी, क्या सारा दिन किताब में नजर गड़ाई रहती है? मैं नकल करना सिखा दूंगा, तू आराम से पास हो जाएगी। आजा, चलना, सब बाहर खेल रहे हैं। तू तो लड़का है, फिर पढ़ता क्यों नहीं? तेरे सर पर तो माँ पिता की जिम्मेदारी भी है ना। कैसी बात कर रही है यार? जिम्मेदारी मेरी नहीं, पिता की है। पिता की क्या जिम्मेदारी, बता। देख, माता पिता लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, उसकी शादी कराते हैं, उसे पढ़ाते भी है ना? हाँ, वो तो सभी माता पिता करते हैं। क्या लड़की की शादी नहीं करते? उसकी भी तो करते हैं ना। हाँ करते हैं, लेकिन क्यों, कैसे? सुन, वो लड़के को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शादी करते हैं कि उसकी बीवी आकर घर संभालेगी। लेकिन बेटियों के लिए कोई स्वार्थ होता है? नहीं ना। तभी तो पैदा होते ही मुंह बन जाता है। अब तू सोच, तू किसी के घर जाए और वो तुझे देखकर मुंह बना ले तो कैसा लगेगा? वो तो पागल होते हैं। बेटियां जीवन भर माँ बाप के लिए सोच ले, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नहीं मानते। बेटे दिन रात निखट्टू बने रहे, लेकिन उम्मीद उन लोगों से फिर भी बहुत होती है ना? चल छोड़ना, तू ये बता कि किस जिम्मेदारी की बात कर रहा था तू पिता की? अरे यही कि अगर बेटे को बुढ़ापे का सहारा और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो अच्छा करना चाहिए ना। छुटकी समझ जाती है कि समाज की सोच क्या है और चाहे जो हो जाए उसे किताब बंद नहीं करनी। तभी वहाँ बड़ी बेटी आ जाती है। माँ, अरे ओ माँ, ये ले मिठाई खा ले। क्या हो गया? लड़का पसंद आ गया क्या कोई? भाई ऐसा हो तो मिठाई ना ही खिला, चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अरे लड़की को क्या जीवन भर बिठाने का इरादा है? तू बता बेटी, किस चीज की मिठाई खिला रही है? क्या हो गया? अरे पापा, आपको पता है ना, जिस डॉक्टर के अंडर में मैं काम कर रही थी
उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए मेरी स्कॉलरशिप पास करवा दी है। अब अस्पताल में ही क्लास चला करेगी, आगे की पढ़ाई भी और पैसे की कमाई भी। ये तो अच्छी बात है। तू पढ़ जाएगी तो छोटे को भी अपनी राह लगा लेना। बाकी मछली तो वैसे ही ऑलराउंडर है। तीनों बेटियों के बाद भी उन लोगों के घर किसी चीज की कमी नहीं थी। पापा ये लीजिए कार की चाबी, मैंने आपके लिए कार ली है। अब आप कहीं भी जाएं तो अपनी कार से जाइएगा। अरे क्या जरूरत थी, जितना खर्च करोगी दहेज मांगने वालों के मुंह भी उतने ही खुल जाएंगे। तो हम दीदी की शादी ऐसे घर में करेंगे ही नहीं जहाँ शादी के लिए पैसे मांगने की जरूरत हो। अरे जो खुद खड़ा नहीं होगा वो हम लोगों के कंधे में क्यों शादी करेगा? क्यों पापा? अरे शादी में तो दहेज मैंने भी लिया था, तो क्या मैं तेरी माँ के कंधे पर हूँ? खुद की पेंशन है, बेटियां कमा रही हैं, मजे हैं। बस एक मलाल है कि बेटा नहीं हुआ। पापा जब आपने बोला कि मजे हैं, मैं तभी समझ गई थी कि अगली लाइन में आप यही बोलेंगे कि मलाल है। कोई बात नहीं पापा, फिलहाल आप ये कार लेकर घुमाओ। माँ तुम भी जाओ पापा के साथ। दोनों पति पत्नी बेटी की दी गई गिफ्ट कार में बैठकर घूमने निकल रहे थे कि पड़ोसी बोल पड़ता है, अरे भाई साहब, नई कार! यहाँ तो साइकिल भी बेचने की नौबत है। नजर ना लगाइए भाई साहब, जीवन में कार का सपना पूरा होना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, लाखों की कार हम हजारों की कमाई वालों के लिए कहाँ मुमकिन थी, ऊपर से तब जब कोई बेटा भी नहीं है। वैसे भाई साहब, आपकी साइकिल बिक क्यों रही है? भगवान की दुआ से तो आपके 4 लड़के हैं। हाँ हाँ, आपको तो हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए। और खाक हेलीकॉप्टर भाई साहब, अब क्या छुपाना, 2 लड़के तो कुछ कमाते ही नहीं, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। और बड़े 2 जो किसी तरह जिम्मेदार बने भी हैं, बहू के कहने पर 1 पैसा हम लोगों को नहीं देते। ना इज्जत है ना मान सम्मान। हाँ भाई साहब, भाभी बता रही थी, बहू के होते हुए भी नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में। आप किस्मत वाले हैं भाई साहब, जो बेटियां घर के साथ साथ बाहर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। हाँ वो तो है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो ससुराल निकल जाएंगी, फिर तो वही हम दोनों और वही पेंशन। आप लोग भी कौन सा संजीवनी बूटी खा कर आए हैं? चलिए चलिए जाइए, नई कार का मजा लीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी बहन के घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है मिले। दोनों बहन के घर जाते हैं, जहाँ उसकी बहन और उसका पति बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई भाभी, आज रास्ता कैसे भूल गए आप लोग? अरे हम तो फिर भी भूल गए, तुम तो कभी नहीं आते हमारे घर। अरे कोई आने का साधन भी नहीं है ना, अब बस से आना हम लोगों के बस की बात तो रही नहीं भाई। अरे दे दे, 2 कार थी आप लोगों की, कहाँ गई? भाभी वो तो जिसकी थी वो ले गया। मतलब? 2 बेटे हम दोनों से अलग हो गए हैं, अपनी कार ले गए। अब हम दोनों अकेले, खुद बनाना खुद खाना। भाई बहन के घर से मिलकर बेटी की गिफ्टेड कार में बैठकर निकल जाते हैं। काश हम लोगों को भी लड़का हो जाता। ढोंगी बहू। प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है, जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है, तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी, आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी, एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ,
अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था, और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है, और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था, और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी, और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है, और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो, पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए, और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस
मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपकी सुपर मॉम का फोटो एमवी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की है, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो आपकी फीलिंग्स फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। चुलबुली बहन विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है। विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। टी, कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ है? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी, चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वो विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना। अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, वो तो शिखा, चूहा कहाँ है? दीदी 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 दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा? देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है, तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है। सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूँ तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहाँ से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज़ फ़ोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है। अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहाँ आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तुझे पता है ये दिल के मरीज हैं। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है।
शिखा घबरा जाती है। क्या दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, अंकल को कुछ नहीं होगा। तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आंख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? है? तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। टीवी रख के पास पागल हुई सास। आजकल वर्मा जी की पत्नी देवकी जी केबल पर रियलिटी शोज देख देख कर बहुत कुछ सीख रही हैं। जैसे आज तो वो सुबह सुबह बेसुरे आलाप ले रही हैं। सा रे गा मा धा। माँ जी, सारे गामा पाधा नीसा होता है। अरे वो तो सब गाते हैं, ये मेरा स्टाइल है। आवाज तो कम कर लीजिए माँ जी, पर्दे फट जाएंगे कान के। ये कहो कि पर्दों में आग लग जाएगी। देखना, मेरी आवाज सुन के जज आग लगा देगी, आग लगा देगी, तू तो आग लगा देगी, ऐसा बोलेंगे। सरिता वहां से परेशान होकर चली जाती है और सास रियाज जारी रखती है। सा रे गा ओ, सा रे नाचो। तभी बाबूजी दुकान से लौटते हैं। अरे देवकी, क्यों तानसेन बनी हुई है? कान से खून निकालोगी क्या? अरे क्या हुआ, रियाज तो करने दो मुझे। इसको रियाज बोलते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े हिना रहा है। घोड़े पे बैठ के ही बम्बई जाऊंगी मैं तो, जब जज साहब कहेंगे कि देवकी तुम मुंबई आ रही हो। जज साहब, वो अदालत वाले? अरे नहीं नहीं, बड़े लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। ओ मैं तो छोड़ चली अपना ये देश, बम्बई मुझे प्यारा लगे। गाना गाती हुई देवकी चली जाती है और बाबूजी अपनी सरफिरी पत्नी के इस संगीत प्रेम की चर्चा करने बहू के पास चले जाते हैं। अरे सरिता बेटा, सुनो तो, ये तेरी सास को क्या हुआ है बेटा? सुबह तो अच्छा भला छोड़कर गया था इसे। सिंगर बनेगी अब वो। सिंगिंग रियलिटी शो में जाने की सुबह से तैयारियां चल रही हैं इनकी। हाँ, अब तो कोयल के सुर मेंढक छेड़ेगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इसे। इधर बाबूजी भगवान को कहते हैं और उधर राधा रानी प्रकट हो जाती है, देवकी की मोहल्ले की सबसे पक्की दोस्त। क्यों री देवकी, काहे इतना गला फाड़ रही है? कोई चीखने चिल्लाने का कंपटीशन है क्या? अरे ये देख, नया सिंगिंग शो, मैं भी गाऊंगी, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बनूंगी। अरे इतना बेसुरा गा के दिलों की धड़कन नहीं, दिलों का अटैक बन जाएगी। इससे तो अच्छा है कि नाच ही ले। वैसे भी दिन भर मोहल्ले में नाचती तो रहती है तू, कभी इसके घर कभी उसके घर। देवकी को समझ में आ जाता है कि उसका गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। अगले दिन सरिता देखती है कि सास पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। अरे माँ जी, क्या मंजुलिका बनी हुई है आज आप?
अरे नाचने दे बहू, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। अरे माँ जी, अभी जान निकल जाएगी इतनी जोर से नाचेंगी तो। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे दिख नहीं रहा, डांस कर रही हूँ। अरे जैसी तुम्हारी हरकत है, तुमको तो नागिन डांस करना चाहिए। वो भी करूंगी, भांगड़ा भी करूंगी, देखना जज मुझे देख के स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन तो देंगे ही, ताकि खड़े होकर वहां से भाग सके तुम्हारा डांस देखकर। अरे कुछ ढंग की चीज करो, ये रोज क्या नया शुरू कर देती हो। सास को लगता है कि उसका डांस का सीन भी बिगड़ गया। अब वो टीवी देख के कोई और कलाकारी ढूंढने लगती है। तभी उसे टीवी पर खतरों के खतरनाक खिलाड़ी शो दिखता है, जिसमें लोग अलग अलग स्टंट करते हैं। बस देवकी को नया काम मिल जाता है। अगले दिन सुबह देवकी डंबल लेकर कसरत करने लगती है। माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे खरी जैसे बनकर खलबली मचा दूंगी। कल मैंने खतरों के खतरनाक खिलाड़ी देखा और सोच लिया कि मुझे वही जाना है। हाँ बस। तभी वहाँ बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे इतना भारी डंबल, अरे गिर मत जाना कहीं लेकर। अरे चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने वाली हूँ। हाँ, मैं तो इस शो में तभी गया था जब तुमसे शादी हुई थी। तुमसे शादी करना भी खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने से कम थोड़ी ना है। अब चुप भी रहिए। अरे बहू, वो भारी वाला डंबल उठा कर ला तो। अरे नाना माँ जी, आप संभाल नहीं पाओगी। अरे मैंने टीवी में देखा था, एक आदमी कार उठा लेता है, इतना तो मैं उठा ही सकती हूँ ना। बहू घबराते हुए भारी वाले डंबल माँ के हाथ में दे देती है। जैसे ही माँ दोनों हाथ ऊपर करती है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। डंबल जाकर टीवी में लगता है और टीवी फूट जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। बाबूजी बहुत तेज हंसने लगते हैं। बाबा बाबा, टीवी और बीवी दो टेंशन थे मेरे, आज एक कम हो ही गया। बहू भी सास को उठाते उठाते इस बात पर ताली बजाकर हंसने लगती है और देवकी फिर से गिर जाती है। और इस बार देवकी भी अपनी बेवकूफी पे हंसी रोक नहीं पाती। शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर, एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ, अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो,
उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है। और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है।